नमस्कार, आप देख रहे हैं टपरी वार्ता और मैं हूं साहिल राय। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर है मध्य प्रदेश की, जहां पर 3000 से अधिक जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। ये डॉक्टर्स अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। जब सरकार ने इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो इन डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। तो आइए जानते हैं जूनियर डॉक्टरों की क्या क्या मांगे हैं। जूनियर डॉक्टरों की सबसे पहली मांग है कि उनकी स्टाइपेंड यानी मानदेय में 24% की बढ़ोतरी की जाए। दूसरी मांग है कि बेसिक स्टाइपेंड में हर साल 6% की बढ़ोतरी की जाए। तीसरी मांग यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के ग्रामीण बॉन्ड को उनके कोविड ड्यूटी के बदले हटा दिया जाए। चौथी मांग यह है कि कोविड ड्यूटी में कार्यरत हर जूनियर डॉक्टर को एक गजेटेड सर्टिफिकेट मिले, जिससे उनको आगे चल के सरकारी नौकरी मिलने में लाभ मिले। जूनियर डॉक्टरों की पांचवी मांग यह है कि कोविड ड्यूटी में कार्यरत हर जूनियर डॉक्टर और उनके परिवार को उपचार प्राथमिकता के आधार पर मिले और मुफ्त में मिले। छठवीं मांग यह है कि कोविड ड्यूटी में उनको उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो जूनियर डॉक्टर्स की कुल 6 मांगे हैं, पर इसमें से कुछ मांगे आपत्तिजनक हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल की ड्यूटी ना करना। क्यों भाई, आप ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी क्यों नहीं करेंगे? अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी नहीं करेंगे तो गांव के मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगी? आपका अपने मानदेय के बारे में सोचना उचित है, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में भी सोचना उचित है, अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचना उचित है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल की ड्यूटी करने से मना करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के बयानों की। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि धरने पर बैठे हुए डॉक्टर्स उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये बात बिल्कुल समझ के बाहर की है। मंत्री जी, एक बात समझिए, वो डॉक्टर्स धरने पर इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि उनकी बात कोई सुने। आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपकी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी है, इसके वजह से ही उन लोगों ने इस्तीफा दिया है। आपको एक और बात बता दें कि जिन डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है उन्होंने यह भी बयान दिया है कि इससे पहले सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया था, पर बस केवल मौखिक आश्वासन दिया था। तो इस बार दोबारा से वो धरने पर इसीलिए बैठे हैं कि सरकार से उनको कोई लिखित रूप से आश्वासन मिल सके। पर इसके ऊपर मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, ना सरकार कुछ कह रही है। देखिए, सरकार बिल्कुल भी इस बात से अज्ञात नहीं है कि कोरोना का संक्रमण किस तरह से फैला हुआ है और मध्य प्रदेश में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है, और ऐसे में 3000 और डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। यह कितना खतरनाक है। सरकार को यह बात समझना चाहिए और डॉक्टरों से जाके बात करनी चाहिए। आपको एक और जानकारी दे दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच में इस तरह से जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल करने की वजह से मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य संकट और ज्यादा गहरा गया है। कोरोना महामारी में जूनियर डॉक्टरों का इस तरह से हड़ताल करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है कोरोना महामारी से लड़ाई में काम आने वाली जीवन रक्षक दवाइयों के अनअधिकृत जमाखोरी के बारे में। खबरों के माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काम आने वाली फेबिफ्लू नामक दवाई का जमाखोरी किया था और कैंप लगाकर इस दवाई का वितरण भी किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका फाइल की गई थी। मामले में जांच करने के बाद दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत गौतम गंभीर फाउंडेशन को दोषी पाया है। उनके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार को भी दवाओं की अनधिकृत जमाखोरी और वितरण के लिए दोषी पाया गया है। अब एक बार आप एक बात सोचिए कि इस तरह की जीवन रक्षक दवाइयां मेडिकल स्टोर पर ना मिलने के कारण कितने लोगों की जिंदगियां चली गईं, और ये दवाइयां मेडिकल स्टोर पर मिलती भी कैसे? ड्रग डीलर्स गौतम गंभीर और प्रवीण कुमार जैसे और नेता जो कि हालात का फायदा उठाकर मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, उनको दोगुने तिगुने दामों में दवाई बेचकर पैसा कमा रहे थे। अगर इन जीवन रक्षक दवाइयों की जमाखोरी नहीं हुई होती, अगर ये दवाइयां नेताओं को मसीहा बनाने की बजाय मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध होती, तो कितनी और जिंदगियां बच गई होती। एक बार सोचिए, आप इसके बारे में विचार करिए। और ये जमाखोरी अभी भी चल रही है, पर कुछ मामले प्रकाश में आ रहे हैं, कुछ मामले प्रकाश में नहीं आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कॉमेंट में लिखकर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।